हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 45 है, जिसमें हम चैप्टर 28 का सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको बता रहे हैं। जिसमें हमने पिछले क्लास में सामाजिक आंदोलन का अर्थ और उसके प्रकारों की चर्चा की थी। अभी हम सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत श्रमिक आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। श्रमिक आंदोलन या वर्कर्स मूवमेंट। औद्योगिकरण के कारण एक ओर समाज में आर्थिक विकास का वातावरण बना, वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा सामाजिक एवं वैयक्तिक असमायोजन से संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। व्यक्तिगत रूप से एक श्रमिक अथवा कामगार कारखाना प्रबंधक की तुलना में अधिक कमजोर होता है। श्रमिक आंदोलन का अर्थ मजदूरी के द्वारा आजीविका प्राप्त करने वाले लोगों की उन सभी प्रकार की क्रियाओं से है जिससे वे तात्कालिक रूप से या भविष्य में अपनी दशाओं में सुधार कर सकें। श्रमिक आंदोलन के अंतर्गत सामुदायिक दृष्टिकोण निहित होता है। यह एक या अनेक प्रकार का संगठन है जो सामान्य स्थिति और पारस्परिक सहायता की आवश्यकता पर आधारित है। इस प्रकार यह आंदोलन एक व्यापक और जटिल आंदोलन है। तो आइए श्रमिक आंदोलन का अर्थ और उसकी परिभाषा जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी है उसे हम देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेबर मूवमेंट। श्रमिक आंदोलन को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। समाजशास्त्री GDH कोल के अनुसार श्रमिक आंदोलन का आशय श्रमिकों द्वारा अपने रहन सहन का स्तर सुधारने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले संगठित और निरंतर प्रयासों से है। वहीं J.R. कॉमन्स ने लिखा है कि श्रमिक आंदोलन का आशय श्रमिकों की उन सभी संगठित क्रियाओं से है जो तत्काल या निकट भविष्य में उनकी दशाओं को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। तो दूसरी ओर समाजशास्त्री डेल योडर के अनुसार श्रमिक आंदोलन का आशय श्रमिकों के निरंतर चलने वाले उन संगठित प्रयत्नों से है जो केवल श्रमिकों से संबंधित हों तथा जिनका उद्देश्य श्रमिकों की दशाओं को सुधारना हो। तो श्रमिक आंदोलन की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक आंदोलन वह सामूहिक एवं सतत प्रयास है जो श्रमिकों द्वारा संचालित होता है तथा जिसका उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करने, कार्य की दशाओं में सुधार लाने एवं सेवायोजकों की शोषणकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत में श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में श्रमिक आंदोलन अथवा कामगारों के आंदोलन का आरंभ औद्योगिकरण के विकास से जुड़ा हुआ रहा है। भारत में श्रमिक आंदोलनों को निम्नांकित स्तरों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहला है श्रमिक आंदोलन का आरंभिक स्तर।
भारत में कारखानों से होने वाला उत्पादन सन 1860 से आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार का एक सामान्य तरीका भारत में पैदा होने वाले कच्चे माल को इंग्लैंड में ले जाकर उससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना और फिर उन्हें भारत में लाकर बेचना था। इस समय भारत में मजदूरी बहुत सस्ती थी तथा मजदूरों के काम की दशाओं से संबंधित कोई कानून न होने के कारण उनका मनमाना शोषण हो रहा था। इन दशाओं के बीच कुछ श्रमिक नेताओं द्वारा प्रयत्न करने से सन 1984 में बम्बई में कामगारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ पे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। 1884 में बम्बई में कामगारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सन 1890 में लोखंडे के प्रयत्नों से पहले श्रमिक संगठन की स्थापना मुंबई में बॉम्बे मिल एसोसिएशन के रूप में हुई। इसके द्वारा पहली बार कामगारों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का पैदा होना आरंभ हुआ। इसके बाद आता है नंबर 2 पे श्रमिक संघों की धीमी प्रगति का काल। सन 1900 से लेकर 1920 के बीच कामगार आंदोलन की प्रगति बहुत धीमी रही। प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता में कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना हुई, लेकिन इनके द्वारा कोई उल्लेखनीय आंदोलन नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम देखें कि 1914 में यानी 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो सामान्य उपयोग की वस्तुओं में भी बहुत तेज़ी से कीमत बढ़ने लगी उनकी। ठीक है, बम्बई के कपड़ा मिलों, उस समय क्या हुआ कि बम्बई के कपड़ा मिल के जितने भी कामगार थे वो एकजुट होकर के 1917 में हड़ताल, बहुत ज़्यादा मात्रा में हड़ताल करना शुरू किए, जिसके कारण कि क्या हुआ, उनके वेतन में वृद्धि की गई और कलकत्ता में भी पटसन उद्योग के से संबंधित श्रमिकों ने भी काम रोको आंदोलन आरंभ कर दिया गया। तो भारत में पहले मजदूर संघ की स्थापना 1918 में, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना, 1920 में मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, जिसे एटक के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें वीबी गिरी, लाला लाजपत राय तथा कुछ दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया। और एक वर्ष के अंदर ही लगभग 200 छोटे बड़े मजदूर संघ एटक से संबंधित हो गए और पूरे देश में इसकी सदस्यता 2.5 लाख से भी अधिक पहुंच गई। लेकिन फिर भी ये जो आंदोलन है वो बहुत प्रभावी नहीं हो सके। लेकिन एटक के प्रयत्न के कारण ही 1922 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कारखाना अधिनियम बनाकर मजदूरों के काम करने का समय घटाकर 10 घंटे कर दिया गया। फिर धीरे धीरे 1926 तक श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कुछ ऐसे नेताओं के हाथों में पहुंच गया जो इन मजदूरों का राजनीतिक लाभ लेने लगे। इसके फलस्वरूप 1926 में भारत में एक मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा मजदूर संघों के पंजीकरण से संबंधित नियम बनाए गए। इन संघों ने श्रमिकों में वर्ग चेतना पैदा करने में काफ़ी योगदान दिया। इसके बाद भी ब्रिटिश राज के अंतिम समय तक श्रमिक आंदोलन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एटक से ही प्रभावित होती रही। एटक अर्थात कि जिसे हम
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, उससे ही प्रभावित होती रही और ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में मजदूरों के हित के लिए बहुत अधिक कार्य नहीं किए गए, इसीलिए इस समय को श्रमिक संघों की धीमी प्रगति का काल कहा गया। इसके बाद तीसरा है, थर्ड पॉइंट है, स्वतंत्रता से वर्तमान काल तक श्रमिक संघ किस तरह से थे, वो हम देख लेते हैं। तो व्यवहारिक रूप से भारत में श्रमिक आंदोलन सन 1947 तथा इसके बाद से आरंभ हुए। सन 1947 में यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे इंटक के नाम से जाना जाता है। इंटक कांग्रेसी विचारधारा पर आधारित रहा। इसके प्रभाव से 1968 से विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने भी अपने अपने श्रमिक संघों का गठन करना आरंभ कर किया। इस समय अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आने के कारण रोजगार में कमी होने लगी। फलस्वरूप श्रमिकों में व्यापक असंतोष हो जाने से सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मजदूर संघों का गठन करना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न श्रमिक आंदोलनों के बीच पारस्परिक सहयोग और तालमेल की कमी होने लगी। इस दशा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय श्रमिक संघ केंद्र सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के नाम से एक अलग संगठन की स्थापना की। इसे संक्षेप में CITU के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सभी श्रमिक संघों को एक मंच पर लाकर उनमें पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना और संगठित रूप से श्रमिक आंदोलनों को प्रभावपूर्ण बनाना है। इसी के फलस्वरूप आज एक बार फिर से श्रमिकों की कार्य की दशाओं और जीवन स्तर को सुधारने में श्रमिक आंदोलनों का प्रभाव स्पष्ट होने लगा है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम कृषक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।